रेस में भागने तो लगे बट आधे रास्ते में जाके ही गिर गए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। 1 चम्मच चीनी को एक तालाब में डाल दूं, एक स्विमिंग पूल में डाल दूं, कितना डिल्यूट हो गया वो, है ना, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे चाय बनाते हो, चाय के बाद उसको चाहे अच्छे से बन गई है, साफ सुथरी है, बट आप उसको फिर छनते हो, पानी निकालते हो। एंड आई अपोलोजाइज अगेन फॉर टेलिंग यू पीपल दैट ये आपने 10th क्लास में करा हुआ है, बट यस, मूल कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, चीज का अपने माइंड से निकाल दो कि मूल कंसेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट। सुनो जो मैं बोल रही हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जब तक मेरी फोन की बैटरी 1% ना हो जाए मैं यूज करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में। मैं हूं सुमनदीप, आपकी केमिस्ट्री टीचर, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर इन अ टुडेज लेक्चर। ओके, बट जो भी चीजें करने वाले हैं विच दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ये चैप्टर की लास्ट क्लास है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है कि ये चैप्टर का कितना समझ में आ चुका है और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, बिकॉज दिस चैप्टर इज समथिंग जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन अ टेलीग्राम चैनल, तो उसको फॉलो कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वी आर गोइंग टू फोकस ऑन देम। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के, हाँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या नीट के बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं। ऑब्वियसली यू कैन वॉच, क्योंकि बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जेई पे जंप करते हैं। ठीक है, बट बेस क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम जो करने जा रहे हैं थोड़ा सा टॉपिक लास्ट क्लास से रिलेटेड है, सो उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। अभी आज जो करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना शुरू करो कि हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक इज कि कैसे वेरिएशन होगी कंडक्टिविटी की एंड मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रही हूँ। एंड देन हमारे पास क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से करा था, तो आज हमें समझना है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस क्या है। इसके बाद आता है कोलाश लॉ, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोलाश लॉ की बात करूं तो कोलाश लॉ जो आता है दैट इज समथिंग जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद अभी तक हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट आज से हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात। तो जो भी आपने अभी तक सीखा था उसका सारा ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बट वी विल एक्सप्लेन एंड हम स्टडी करेंगे अच्छे से। एंड फैराडेज लॉ चाहे फिजिक्स में आते हैं, दे आर डिफरेंट। यहाँ पर फैराडे के जो लॉज हैं दे आर डिफरेंट देन फिजिक्स वाले जो भी हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बैटरीज, वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक तो आपके फोन में बैटरी रहती है ना, एक आती है आपके रिमोट सेल्स में होती है, उसे भी बैटरी कहते हैं ना। इसके अलावा जो घड़ी लगी होती है, क्लॉक्स होते हैं, उनमें भी एक सेल डलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स, तो वो इस टॉपिक में आएगा। ठीक है, उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है एंड कैसे उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है हम देखने वाले हैं। एंड ये जो लास्ट टॉपिक दिख रहा है बच्चों का टॉपिक है, ये आपने तो 10th क्लास से सीखते आए हो कि क्या होती है करोजन, रस्टिंग क्या है, बचाते कैसे हैं इसको खुद से, तो वो लास्ट टॉपिक होगा, बहुत ही ईजी है। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, सो जस्ट शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स जो अभी देख सकते हो जैसे ही 2 मिलियन होंगे तो आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, सो उसकी भी बताऊंगी क्या है, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए पहले ये जो टॉपिक आ रहा है ना दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टॉपिक मैं सबसे पहले उठा रही हूँ क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस तो करे थे, तो आज की क्लास में इनकी ना जरूरत पड़ने वाली है आने वाले टॉपिक्स में। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसमें। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेसिस पढ़े हैं ऐसे ही है ये। पहली बात, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो जैसे इनकी डेफिनेशन देखो, दे कंप्लीटली डिसोसिएट जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे कि हमारा NaCl, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये है स्ट्रॉन्ग, 100% डिसोसिएशन इज देयर। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीटली नहीं होते। सपोज मैंने रेस करवाई है बच्चों की एंड आप सब उसमें भाग रहे हो, जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में हो, तो जैसे भाग रहे हो 10 बच्चे भाग रहे हैं, 10 में से 4 बच्चे ऐसे होंगे जो रेस को बहुत जल्दी विद इन अ मिनट फिनिश कर देंगे। मैं क्लॉक देख रही हूँ, विद इन अ मिनट रेस खत्म कर दी एंड पूरा 1 to 100 तक कंप्लीटली, बहुत जल्दी। कंडीशन ये है स्ट्रांग होने की।
बहुत ही जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं 100%, बहुत ही जल्दी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच के 100% रेस पूरी करी है बहुत ही कम टाइम में। और दूसरी तरफ ये है, कुछ बच्चे बीमार हैं, फिजिकली फिट नहीं है अभी, या उनको कोई दिक्कत है, फीवर हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी अभी सपोज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं एंड मैंने उनको बोल दिया चलो भागो, हाउ विल दे रन? तो उनको मैं भगा भी रही हूँ, बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते चलते शायद वो कोलैप्स भी कर जाए, तो 40% ही रेस खत्म हुई। तो डिसोसिएट हुए भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बट कंप्लीटली नहीं हुए, 30-40% तक डिसोसिएशन रह गई। ठीक है, कि रेस में भागने तो लगे बट आधे रास्ते में जाके ही गिर गए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, है ना। सो बस वही है, ये पार्शली होते हैं डिसोसिएट, पार्शली होते हैं। ठीक है, और ये जैसे एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, वीक एसिड और वीक बेस इनमें से किसी से बने होंगे, ये लिखा हुआ है, बट ये दोनों स्ट्रॉन्ग से ही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस से ही बनते हैं। जैसे NaCl कौन से एसिड बेस से बना है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक का डिफरेंस क्या है। अब जब स्ट्रॉन्ग ज्यादा इजीली आयंस दे रहा है तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जितना जल्दी होगा उतनी ही फास्ट इनकी मूवमेंट होगी। एंड कंडक्शन यही तो है, कंडक्टेंस होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो यहाँ पर फ्लो तभी फास्ट होगा ना जब वो स्ट्रांग होगा, एंड वीक के केस में वो स्लो होगा। बट अब हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं जो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन। कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, कापा, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। कंडक्टिविटी जैसे यहाँ पर मेरे पास है दिस थिंग, 2 मेटल की प्लेट्स हैं जो डार्क ब्लू से आपको दिख रही होंगी, इनको मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। अब इनका अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ क्या हो 1 मीटर, तो जब इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, तो उनके बीच में जो कंडक्टेंस हो रही है दैट इज कंडक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये ऑपोजिट है रेजिस्टिविटी के। लास्ट क्लास में रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी टर्म्स हमने कर ली थी, तो आई होप कि आप सबको उसका आइडिया है। कंडक्टिविटी में फिर से समझा रही हूँ कि जैसे सपोज पूरा सेल है ना, सपोज ये पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, मैंने बात करी कि सिर्फ इस पोर्शन में, इस को पूरा बॉक्स है जो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो नहीं है बट सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, और इसका मैंने एरिया निकाला वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो मैंने सिर्फ इस एरिया की पूछी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस मतलब डिल्यूशन। तो जब मैं सोल्यूशन को डिल्यूट कर रही हूं, सो व्हाट इज हैपनिंग, सोल्यूशन सपोज मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन तो पूरा 1 लीटर 50 ml कुछ भी है, मैंने सिर्फ बात करी है इतने से एरिया की, क्योंकि कंडक्टिविटी तो सिर्फ इतने से एरिया में है, इतने से एरिया में है बस कंडक्टिविटी की जो बात हो रही है। अब मैंने इसका पानी बढ़ा दिया, सपोज इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है मैंने बढ़ा दिया, वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब जो आयंस इसमें से गुजर रहे थे अब उनके लिए ज़्यादा एरिया हो चुका है, ज़्यादा एरिया, तो वो अब ऊपर तक भी जा रहे हैं, तो यहाँ से जो क्रॉस कर रहे थे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से वो आयंस अब कम हो चुके हैं, तो इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वहाँ पर आयंस कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वो पूरे सोल्यूशन में हो रही है, बट हमने बात करी है सिर्फ इतने से एरिया में, तो वो तो कम होगी, इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज dilution increases as concentration decreases। कंडक्टिविटी में ये हो रहा है, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, दोबारा से भी सुन सकते हो। बट जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इंक्रीजेस, अब ये कैसे हो गया, ये उल्टा क्यों है, कंडक्टिविटी के आगे सिर्फ मोलर ही तो लगा है। अब हो क्या रहा है, मोलर कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो अब मैं छोटे छोटे एरियाज की नहीं देख रही, मैं पूरे सोल्यूशन की देख रही हूँ। अब मैंने इस सोल्यूशन को और डिल्यूट कर दिया, अब मैंने इसमें और पानी डाल दिया, अब मैंने इसमें और पानी डाल दिया,
है ना। अब पानी डालने के बाद क्या होगा, सपोज ये NaCl का सोल्यूशन था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, तो जहां तक वो सिर्फ इतने तक ही घूम पा रहे थे, अब वो दूर दूर जा रहे हैं, अब वो ऊपर तक भी जा सकते हैं, है ना। अब उनके बीच में इंटरेक्शन कम है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वो उतना कम दूर जाएंगे नहीं, है ना, वो पास पास रहेंगे। बट जैसे ही आप डिल्यूशन इंक्रीज कर देते हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, स्टीयरिंग हिंड्रेंस कम हो जाती है, आयंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आयन की डिसोसिएशन की वजह से हो रही है वही तो है कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा क्योंकि ज़्यादा एरिया मिल गया, बट मोल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा क्योंकि वो हमने सिर्फ इसमें से सिर्फ इतने से एरिया की बात करी है, बहुत कम, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे लिखा भी है नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ये चीज़ करूँ कि इतना पानी डाल दूँ, सपोज मुझे इसको डिल्यूट करना था, मैं इतना पानी डाल दूँ, इतना ज़्यादा पानी डाल दूँ कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, कितना ज़्यादा डिल्यूट हो चुका है। मतलब पानी चम्मच मैंने चीनी डाला था, है ना, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, वो भी मीठा है, नॉर्मल पानी है, कंसंट्रेटेड भी नहीं बोलूँगी मैं। अब मैं क्या करूँ, मैं 1 चम्मच चीनी को एक तालाब में डाल दूँ, एक स्विमिंग पूल में डाल दूँ, कितना डिल्यूट हो गया वो, है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। स्विमिंग पूल में तो चलो कोई क्यों पानी पिएगा, बट थोड़ी सी चीनी डाल दी, या आपने 1 गिलास पानी लिया उसमें सिर्फ 2 दाने डाले चीनी के, कितना डिल्यूट है ना। सो वही, अब मैंने जब इतनी डिल्यूशन कर दी तो हम उसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके ऊपर नॉट आ जाता है, नॉट molar conductivity at infinite dilution, this is the term we use, molar conductivity at infinite dilution and limiting molar conductivity, दोनों टर्म्स यूज होती हैं, बट सिंपल ये है। अगर मैं सिंपल ये यूज कर रही हूँ देन दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड एनी कंसंट्रेशन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट जब मैंने इतना पानी डाल दिया कि वो इन्फिनिटी तक ही चलेगी डिल्यूशन, सो दैट इज दिस सिंबल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आई। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि जब मैंने ग्राफ प्लॉट करके देखा कि कितनी कंसंट्रेशन है, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन लिया मैंने, एंड इस साइड ले ली मैंने मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के कैसे कंसंट्रेशन जो थी अगर इंक्रीज कर रही है, सो अगर यहाँ पर मैं मोलर कंडक्टिविटी को देखूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो एसिटिक एसिड का जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, और ये जो KCl का है वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाला ग्राफ आना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन का तो यही ग्राफ है। अब ये जो है ये CH3COH क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। KCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब ये ग्राफ इधर आ रहा है, अब मैं इसको अगर ऐसे मैच करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब अगर मैंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करा, मतलब पीछे लेकर गई, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, येलो लाइन इधर ही जा रही है, सो आई कैन फाइंड फॉर दैट। बट अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, ट्राई टू फाइंड, तो ये तो ऊपर तक जा रही है, मैच ही नहीं कर रही, इसको मैं कैसे एक्स्ट्रापोलेट करूंगी, ये इस साइड की वैल्यू बता ही नहीं रहा। सो अब ये डिफरेंस आ गया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, तो जो इनके लिए इक्वेशन थी दैट वाज डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, जो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होती है आयंस के बीच में वो कम हो जाती है, डिल्यूशन इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट डिल्यूशन। सपोज आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, मेरी क्लास में अभी 100 बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने 100 बच्चों को बोला कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकते हो, तो आप तुझसे कितना दूर दूर जाओगे। बट अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो बहुत ही पास हो तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, बट दूर दूर हो तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। सेम इनफाइनाइट डिल्यूशन में हुआ वैसे ही, लेसर आयनिक इंटरेक्शंस, तो जितनी इंटरेक्शन कम होगी उतना ही दूर भागोगे, है ना, वही चीज हुई है यहाँ पर। सो हमारे पास ये इक्वेशन आती है डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। दिस एक्सप्रेशन एंड दैट ग्राफ इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि दिस इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी। बताती हूँ इन सब की चीजें कि क्या मतलब है, माइनस ए एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन। दिस इज टेलिंग, लैम्डा एम इज टेलिंग concentration at some molar conductivity, sorry, at some concentration.
दिस इन्फिनिटी साइन इज इंडिकेटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गई है। माइनस सी, अंडर सी, ए आ गया, एक कांस्टेंट है जो कि नेचर पे डिपेंड करता है कौन सा आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उनकी इंट्रैक्शन के बीच में जो है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कि NaCl है, KCl है, इनकी वैलेंसी भी 1 1 ही है, तो इनके लिए ए की वैल्यू सेम रहेगी। उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है और ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल में नहीं करनी है, ओके। बट अब ये क्वेश्चन समझ में आ गई। बट अब तो ये तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के जैसे फॉलो भी कर रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y ये mx हो गया और ये हो गया c, है ना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही तो है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अभी इसके आगे माइनस सिंबल लगा है, इसीलिए जो हमारी ग्राफ में लाइन जा रही थी वो नीचे जा रही थी, है ना, तो c की वैल्यू भी आ गई। बट अब अगर मैं इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दूं, इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब कंसेंट्रेशन अप्रोचिंग टू जीरो, c की वैल्यू 0 पुट करूंगी, तो जब मैंने c की वैल्यू 0 पुट करी तो ये सारी टर्म क्या हो गई, 0, ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो बचा क्या, मेरे पास क्या बचता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी। तो ये चीज आ जाती है कि जब इन्फिनिटी आपने डिल्यूशन कर दी तो मोलर कंडक्टिविटी वो सेम ही हो जाती है जितनी कि इन्फिनिटी पे है, ओके। ये वैल्यू है। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एक्सप्रेशन डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। तो इससे ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन को भी याद रखना है। डन। अब अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको मैं कैसे एक्सट्रपोलेट करूंगी, तो वो नहीं हो पाता। तो डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन जो है उसको डिटर्मिन करा गया कि वो इस पे अप्लाई नहीं होती वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो उसके लिए एक नया लॉ आया। कौन सा लॉ आया, कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व कर दिया और आपने इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दी, इनफाइनाइट डिल्यूशन करने के बाद सपोज सोडियम क्लोराइड ही था, है ना, चल स्ट्रॉन्ग की ले लो एग्जाम्पल, तो सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जाम्पल ली तो इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दी, तो सोडियम कहाँ जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, वो एक दूसरे को भूल चुके हैं। सपोज एक कपल की शादी हो रखी है, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर सोडियम तो दो इंसान है, तो एक अगर काम कर रहा है तो दूसरा टोटली डिपेंडेंट है उस पर, एक दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे। बट अगर उनके बीच में डाइवोर्स हो गया या वो ब्रेकअप हो चुका है, वो दूर दूर सिटीज़ में जाकर रहने लगे हैं, ब्रेकअप के बाद तो सबको होता है ना, अब मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही सोडियम एंड क्लोरीन को जो दूर दूर रहने लगे, एक नॉर्थ इंडिया में एक साउथ इंडिया में है, अब उनकी अपनी अपनी लाइफ है, उनका अपना अपना एक रहेगा, एक सेल्फ, उनको वो आ जाएगी सेल्फ रिस्पेक्ट, अब नहीं किसी के पास जाना, अब हम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो सेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वर्ड भी आ चुका है। इसने बोला है, रीड करो अब इस चीज को, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। तो अगर आपके मम्मी पापा दोनों को आप एज अ कपल देख रहे हो, एज अ पेरेंट्स देख रहे हो, बट मम्मी के काम अलग हैं, पापा के काम अलग हैं, ठीक है। सो ऐसे ही इसको बताया कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी बतानी है NaCl की, तो वो किसका कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है लैम्डा, अगर इन्फिनिटी भी है ये लैम्डा इन्फिनिटी, और Na पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन प्लस Cl का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर नॉट का सिंबल भी डाल देते हैं, M ऑफ NaCl। और इसका जो मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रही थी कि ये बोलता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे सारे आयंस इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं एंड वो फिर मोलर कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना, ठीक है। ये हमें कोलार्श लॉ ने बताया था। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, वो भी मैं बता देती हूँ, बट यहाँ पर लैम्डा के लिए ये सिंबल यूज होगा, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। अब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड, तो जब ये डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली तो नहीं होता, बहुत टाइम लगाता है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि वो कितना डिसोसिएट हो गया, तो वो है अल्फा, ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हो। तो एक्सप्रेशन ये यूज करके हम निकाल सकते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, एसिटिक एसिड की ही एग्जाम्पल है। तो ये फॉर्मूला,
molar conductivity at some concentration divided by molar conductivity at infinite dilution and equal to alpha, that is degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैम बैकलॉग्स हैं, हम इक्विलिब्रियम चैप्टर कैसे करें, मुझे बहुत बच्चे पूछ लेते हैं. तो बच्चों आपके लिए यही आप मेरी एडवाइस है, जब यहाँ पर ये वर्ड आ गया और आपको टीचर ने बोल दिया कि ये तो 11th में करा हुआ है, और आप फिर टीचर को ब्लेम नहीं करना है कि मैम तो हर चीज़ पे ये बोल देती है कि आपने करा हुआ है तो मैम आप करवाओ. नो, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट इन 11th क्लास. तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल जेई के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास में भी पढ़ रहे हो, 11th 12th में हो, वीडियो देख रहे हो, सो करो क्या, ये आपको नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज दिस, गो टू इक्विलिब्रियम चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, ये टॉपिक पढ़ते टाइम, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए 1 घंटा अगर लग रहा है, कोलाश लॉ को मैं बोल रही हूँ, उस टॉपिक को साथ में पढ़ लोगे आधा घंटा लगेगा और 11th का भी टॉपिक कवर हो जाएगा. और एग्जाम में ये चीज़ का ख्याल रखना, क्वेश्चन कभी एक चैप्टर से नहीं आते, वो ऐसे ही मिक्स करके देते हैं. फिर आप बोलते हो कि भाई क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था, बीच में इक्विलिब्रियम डाल रखा था, बीच में थर्मोडायनेमिक्स थी, वो तो मिक्स कर देते हैं. नहीं, वो लिंक करते हैं और यहीं पे आपका ब्रेन नॉलेज टेस्ट होती है. रट्टा तो सब लगा लेंगे, दिमाग कहाँ पे लगा रहे हो, वो यहाँ पे लगता है कि कैसे आप जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको रिलेट करते हो इन सब के साथ. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन तो बैकलॉग कवर करनी है, जाके इसी चीज़ को पढ़ लो उस चीज़ से. और डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ लेना है. एंड अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इस पे ऊपर बेस्ड. अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, हमें क्या दिया है, लैम्डा एम वैल्यू फॉर फ्यू थिंग्स, NaCl, HCl एंड NaAC. तो हमें पूछा है कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC. तो आपको क्या लगता है कि ये 3 चीज़ों से HAC कैसे बनेगा? हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हमें AC चाहिए. तो हमें सोडियम एंड क्लोराइड नहीं चाहिए, तो मतलब इन दोनों को ऐड करके इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो क्या आएगा, लैम्डा ऑफ HCl प्लस लैम्डा ऑफ NaAC माइनस लैम्डा ऑफ NaCl. तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, HCl के लिए है 425.9 प्लस NaCl के लिए क्या है, एसीटेट है वो 191.0 माइनस कितनी करनी है 126.4 और इनकी यूनिट रखनी है सेंटीमीटर पर मोल. तो ये इसकी यूनिट रखनी है. ऑलराइट, सो ये वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट यू गाइस कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी. ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व भी कर रखा है, बट आप अपना आंसर दिखाना मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड ये PPT तो अवेलेबल हो ही जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है वेरी इजी, देखकर घबराना नहीं है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 48 mho सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. देखो, एक हमें लैम्डा m दे रखी है दैट इज 48 mho सेंटीमीटर इनवर्स मोल, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे रखी है दैट इज 344 सेम. हमें बताया है परसेंटेज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा m बाई लैम्डा इन्फिनिटी इंटू 100. क्योंकि परसेंटेज पूछी है तो मुझे 100 करना पड़ेगा. सो मैं वैल्यूज डाल दूंगी, मुझे गिवन है 48 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100 गिवन बाय. इसका आंसर कितना आएगा वो आपको खुद कैलकुलेट कर लेना है, एंड इनमें से कौन सी ऑप्शन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था. ओके, सो प्लीज फोकस ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कहाँ पर अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर आपसे वो पूछ सकते थे इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू दे देते, है ना. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच दीज क्वेश्चंस. कोलाश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एंड कंडक्टिविटी है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और वो क्या कर रही हैं, वेरी डिफरेंट कर रही हैं डिल्यूशन के साथ, एक डिक्रीज कर रही है एक इंक्रीज कर रही है। फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखा कि कैसे कोलार्श लॉ अप्लाई होगा वीक के लिए, डी बाई ऑन हक्कल ऑन सागर इक्वेशन यूज होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। डन विद दैट पार्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे तो लगता है, क्योंकि मैंने 10th क्लास में ये चीज़ सीखी थी। घबराओ नहीं, मैं फिर से समझा दूंगी चाहे 10th में नहीं भी करी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, वहाँ पर हम एक रिएक्शन करवा रहे थे जिंक एंड कॉपर के बीच में एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है, डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, आप उसे धक्के से करवा रहे हो। वाटर को आप ब्रेक करना चाहते हो H2 एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, वो अपने आप नहीं होगा, पानी पड़ा पड़ा कभी इसमें नहीं होता, इवेपोरेट कर जाएगा। आप स्पेशली एक करंट की स्पार्क दे रहे हो उसको सेपरेट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है। आपने करंट यूज करा है इसको कैरी आउट करने के लिए। फोन डेड हो जाते हैं, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, आप एक अलग से बाहर से उसे चार्ज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से आपने कनेक्ट कर दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होता है आपकी फ़ोन की बैटरी में, तो वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फोर्स्ड टू अकर बाय पासिंग डायरेक्ट करंट। डीसी यूज होता है, एसी यूज नहीं होता। डीसी करंट एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करते हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है और इसे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में यूज करते हैं। ये मेटलर्जी में भी पढ़ोगे, यही 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ था। होता क्या है, जब मेटल जैसे चाय बनाते हो, चाय के बाद उसको चाहे अच्छे से बन गई है, साफ सुथरी है, बट आप उसको फिर छनते हो, पानी निकालते हो, है ना, उसका सब सॉरी जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है छन्नी के, वो लास्ट प्योरिफिकेशन स्टेप है। तो जब कॉपर को प्योरीफाई कर लेते हैं, निकालते हैं नेचर से, तो लास्ट स्टेप आता है प्योरिफिकेशन। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होती है। कैसे यूज होती है, हम कॉपर को एनोड बना लेते हैं, कॉपर को इम्प्योर कॉपर। अब अगर याद हो, मैंने लोन का रूल बताया था। लोन क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टोटली ऑपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होगी पॉजिटिव, एनोड यहाँ पर क्या थी, एनोड नेगेटिव, यहाँ पर एनोड क्या होगी, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगी, नेगेटिव। हाँ, ऑक्सीडेशन वही रहेगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। बट अब उल्टा हो जाएगा, जो एलिमेंट रिडक्शन कर रहा था वो अब ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो अब रिड्यूस होगा, उल्टा होगा। सो यहाँ पर देखते हैं, हमने इम्प्योर कॉपर ले ली एनोड पे और इस साइड पे ले ली प्योर कॉपर। प्योर कॉपर मेटल मैंने ले ली है। अब जो प्योर कॉपर मेटल ली है, इसके ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे हम इम्प्योर से। अब इम्प्योर में और इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत। सो जैसे ही मैंने इसको लगाया, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा, एक सोल्यूशन लिया, उसको लेंगे, जैसे कॉपर का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट ले लिया, जिंक को प्योरीफाई कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट ले लेते, आयरन का कर रहे हैं तो आयरन क्लोराइड ले लेते। तो ऐसे रिस्पेक्टिव सोल्यूशन लेते हैं। बट एसिडिफाइड वर्ड इज मेंशन। एसिडिफाइड मतलब थोड़ा सा एसिड मिक्स करा है ताकि उसमें आयन ज़्यादा हो जाए एंड जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता रहे। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करा, यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर विल फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ रहे हैं। अब वो ट्रेवल करके जाएंगे प्योर की तरफ, तो प्योर पे क्या होगा, दिस इज हैपनिंग एट एनोड, एंड कैथोड पे क्या होगा, यही जो कॉपर 2 पॉजिटिव हुए हैं रिलीज, यही गेन कर लिए जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे जाएगा, ये थिक होती जाएगी एंड ये थिन होती जाएगी, ये पतली होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, और जो भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे एकत्रित होती जाएंगी।
नीचे कलेक्ट हो जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज और उसे हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वेयर आर द इम्प्योरिटीज इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एट द बॉटम ऑफ द टैंक। एनोड क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव है, इम्प्योर कॉपर है। कैथोड क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, इस पर रिडक्शन हो रही है। प्योर मेटल इस पर डिपॉजिट हो रही है, इम्प्योर हमने एनोड को ले लिया। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको हमने यूज कर लिया कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। समझ में आ गया? सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप देना मत भूलना, ठीक है? बिकॉज दिस इज लाइक मोटिवेशन कि इंस्पायर करती है कि हाँ यू गाइज आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग यू, है ना? समझ भी आ रहा है आप लोगों को, वही चीज़ चाहिए। मैं पढ़ाती जा रही हूँ बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट यूजफुल। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सो कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इन आवर टेलीग्राम चैनल, ओके? अब ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl आ जाती है। अब इसमें दो केसेस हैं, मोल्टन एंड एक्वस। ये सिर्फ मोल्टन स्टेट में है, अभी सिर्फ मोल्टन स्टेट में। तो अब एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड क्या होगी हमारे पास? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी एंड एनोड का सिंबल क्या रहेगा? पॉजिटिव। कैथोड क्या होगी? ये इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा हो रहा है, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन एंड ये क्या होगी? नेगेटिव। बट अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की? सोडियम पॉजिटिव बना है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है, तो सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। बट यहाँ पर ही कैच है, सोडियम क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। सोडियम यहाँ पे रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन किस पे हो रही है? कैथोड पे। सो सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग दिस। और हमारे पास कैथोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की उल्टा हो रहा है, क्लोरीन का काम तो गेन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास? Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स फिर ये पिक कर लेगा, ओके? सो इस चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पर सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हो रही है और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। सो इस चीज का क्वेश्चन आ जाता है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट व्हाट? एट एनोड एंड सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये तो केस है मेरे पास मोल्टन NaCl का। बट इन केस ऑफ एक्वस NaCl व्हाट इज हैपनिंग? मोल्टन हो गया, एक्वस के केस में क्या होने वाला है? लेट मी अरेज ऑल दिस। एक्वस के केस में वो होने वाला है जो आपने 10th क्लास में करा हुआ है, एंड आई अपोलोजाइज अगेन फॉर टेलिंग यू पीपल दैट ये आपने 10th क्लास में करा हुआ है। बट यस, एक्वस NaCl के केस में हमारे पास क्या बनता है? मतलब पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया, अब घर पे पानी है। एक्चुअली सोचो, घर में आपके पास पानी का ग्लास है, उसमें नमक डाल दो, तो आपको क्या लगता है ये पानी में जाकर आपको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे देगा? सोडियम मेटल तो कितनी ज़्यादा वो है, रिएक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता पानी में जाकर। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एंड क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये चीज़ें हो रही हैं अब यहाँ पर। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, क्लोर, और यहाँ पर NaH किया है सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस इज एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो ये हो रहा है इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अब वाटर भी है, अब वहाँ पर H पॉजिटिव आयन भी है, OH नेगेटिव आयन भी है, फिर ये इंटरफेयर करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में। इसी वजह से ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट्स देता है, ओके? सो इस चीज का ख्याल रखना है, एक्वस एंड मोल्टन में डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl गिव्स Na एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे आएगी, है ना? वो क्या भी आ रहा है? हाइड्रोजन क्लोरीन गैस आ रही है, ओके? सो मेरे पास आ रहा है सोडियम एंड क्लोरीन, सो दिस इज द आंसर। तो इस चीज को याद रखना है, मोल्टन एंड एक्वस के बीच में डिफरेंस। इलेक्ट्रोलिसिस में टोटली ऑपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। डन विद दिस पार्ट। अब और क्वेश्चन देखें? नो सॉरी, अब यहाँ पर इसको भी कट कर देना।
अब आती है हमारे पास बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के कुछ लॉज की, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हमारे पास आता है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये कुछ चीजें बताता है, दो ही लॉ है। फर्स्ट ये क्या बताता है, अगर मेरे पास सपोज ये रिएक्शन हो रहा है, दो सेल्स थे, तो मैंने इस साइड इलेक्ट्रोड लगाई, इस साइड इलेक्ट्रोड लगाई, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। डोंट गो टू माय डायग्राम, आपको पता है, आपके माइंड में इमेजिनेशन है। तो कितना मटेरियल डिपॉजिट होगा? अभी मोल्टन NaCl में यहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रही थी, तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि कितना आप करंट पास कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में तो यही हो रहा है ना, करंट पास करके आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट, के करंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हुआ है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज है ना। सो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, M इज इक्वल टू IT, कि करंट कितना पास करा कितने टाइम में। अब M इसको हटाऊंगी तो Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये क्या बता रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी I, और क्या है, करंट, सॉरी चार्ज, और यहां पर M क्या है, मास डिपॉजिटेड, मास डिपॉजिटेड। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि क्या टर्म्स है, क्यों यूज हो रहा है। आपके पास फॉर्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा, ZIT भी आएगा यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको थोड़ा समझते हैं रिएक्शन की हेल्प से। मेरे पास रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिल्वर मेटल थी, सिल्वर कैटायन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा एंड एक हमारे पास सॉलिड मेटल डिपॉजिट हो गई। 1 मोल सिल्वर ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करा है, उसके बाद वो मेटल वो डिपॉजिट हो चुकी है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी 1.6 × 10⁻19। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, आपके पास एक वैल्यू आती है 9655500। इसे हम कहते हैं फैराडे, फैराडे। तो ये है 1 फैराडे, 1 फैराडे। ओके, समझ में आया मैंने क्या करा, कि रिएक्शन देखा तो मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो थे वो अगर चाहिए थे इसको डिपॉजिट करवाने के लिए सिल्वर मेटल को इलेक्ट्रोड पे, तो मेरी कितनी एनर्जी लगी है, कितना चाहिए हमारे पास चार्ज, तो 1 फैराडे, 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बट अगर मेरे पास मैग्नीशियम है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए। मोल कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, चीज का अपने माइंड से निकाल दो कि मोल कंसेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट। सुनो जो मैं बोल रही हूँ, एब्जॉर्ब लिटिल बाय लिटिल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रिलैक्स। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज गेटिंग डिपॉजिटेड, ठीक है, और 1 मोल किसके इक्वल है, 1 फैराडे के। 1 मोल इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो 2 फैराडे, तो मुझे 2 फैराडे चाहिए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को डिपॉजिट करवाने के लिए। ओके, तो ये चीज का ख्याल रखना है। ओके, तो ये हमें फर्स्ट लॉ ने बताया है। डन। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ टेल्स, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सपोज हमने ये सेटअप ले लिया, ये सेटअप में क्या है, मैंने सीरीज में लगा दिए 3 सेल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 सेल्स हैं, तीनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा। तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स पे, कि कितना उनका इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कि कितना अमाउंट लिबरेट होगा, यहाँ पे कितना कॉपर लिबरेट होगा, यहाँ पे Ag कितना लिबरेट होगा, यहाँ पे निकल कितना लिबरेट होगा, अगर सेम करंट में पास कर रही हूँ, सेम करंट इज पास्ड।
तो सेम करंट पास करने पे तो वो कितना डिपॉजिट होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। तो क्या है वो, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। ओके, जैसे मैग्नीशियम मेटल है तो ये तो कन्वर्ट होगी ऐसे, उल्टा है रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर उल्टा रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटिंग Mg। तो इसका कितना इक्विवेलेंट वेट होगा, एटॉमिक मास कितना है 24, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डिवाइडेड बाय 2, तो 12 इट्स द इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम। तो सिल्वर का, जैसे यहाँ पर कॉपर मेटल, कॉपर 2 मेटल, Ag सिंगल एंड निकल 2 पॉजिटिव, तो इनका डबल अमाउंट डिपॉजिट होगा और इसका सिंगल, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए सिर्फ एक, और इसके डबल। तो ये हमें बताया है फैराडे के सेकंड लॉ ने। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि कितनी मेटल लिबरेट होगी, वो डिपेंड करता है आप कितना करंट पास कर रहे हो। सेकंड ने बताया कि अगर आप उनको लाइन में लगा देते हो, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो कितनी मेटल डिपॉजिट होगी वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स पे। वो कैसे निकलेगा, इनका जो अपना मास है उसको डिवाइड कर दो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए। इसके मास को 63.5 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड नहीं होगा, निकल का डिवाइड होगा 2 से, सो वो वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट फैराडेज लॉ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स हमें बताना है कितना मास डिपॉजिट हुआ कैथोड। टाइम मुझे दिया है, सो पहले क्या कर सकती हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ सेकंड्स में, 20 इंटू 60 सेकेंड, सो कितना आया मेरे पास 1200, 1200 सेकेंड्स। अब मुझे पहले निकालना है चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो ये कितना आया 5 एम्पियर इंटू 1200, तो ये कितना आया 6000 कूलम आया मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे पास निकल डिपॉजिट, निकल का रिएक्शन क्या होगा, 2 पॉजिटिव निकल सिंगल, यहाँ पर ये हो रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पर मुझे 2f इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो 2f इलेक्ट्रॉन्स मुझे रिक्वायर्ड हैं क्या करने के लिए, 2f इज इक्वल टू मतलब 2 इंटू 96500। एटॉमिक मास कितना निकल डिपॉजिट हुआ 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना है, यहाँ से काट देना 58.71 किलोग्राम, तो ग्राम सॉरी, तो मुझे 2 फैराडे चाहिए था इतना डिपॉजिट करने के लिए, बट मुझे 6000 डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए होगा, एक डजन में 12 बनानास हैं, डबल डजन में कितने होंगे बनानास, डबल हो जाएंगे। सो सेम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगेगा। सो क्या होगा 58.71 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6000। सो इसको सॉल्व करो एंड मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर काट देना 1.825 ग्राम इज द आंसर आई एम गेटिंग। तो जब मैं 6000 कूलम का करंट में चार्ज दे रही हूँ, जब मैंने 5 एम्पियर करंट पास करा है 20 मिनट्स के लिए, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 ग्राम निकल जो है वो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, सिमिलर क्वेश्चन तो यहाँ पर देख भी सकते हो, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके साथ ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था, इसके भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2Fe लगेगा। 10 मिनट्स के लिए पास करा है, T इज इक्वल टू 10 मिनट्स, करंट है 1.5 एम्पियर। तो अब यहाँ पे पूछा है कितना मास डिपॉजिट होगा, डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है वही यहाँ पर यूज़ करिए एंड इसका सॉल्व करके आंसर मुझे बताना। अगर नहीं भी बता रहे हो खुद से सॉल्व पक्का करना, ठीक है, जितने क्वेश्चंस कर लोगे उतने कम है फिजिकल में, ठीक है। सो इसके साथ ही फैराडेज लॉ का जो टॉपिक था हमारे पास वो ख़त्म होता है। 2 फैराडेज के लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। आई होप सबको समझ में आ गए, जिनको समझ आ चुका है सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो
अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक। इसमें ये बताना है इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर कौन सी कैथोड थी एंड कौन सी वाली इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का एक्ट कर रही है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसका आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी कैथोड एंड कौन सी एनोड थी। बहुत ही इजी टॉपिक है वो। तो कौन सी थी, अगर आपको पता हो, हमारे पास ये सेल था और एक थी हमारे पास प्योर, एक थी इम्प्योर। प्योर लेते हैं हम कैथोड को एंड इम्प्योर लेते हैं हम एनोड को। इम्प्योर हमारे पास एनोड रहती है, तो यहाँ पर क्या है, इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर प्योर कॉपर इज द कैथोड, प्योर कॉपर इज एनोड, इम्प्योर कॉपर इज कैथोड, नन ऑफ दीज प्योर कॉपर इज कैथोड। तो जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में ए ऑप्शन बताया है, एब्सोल्युटली राइट एंड अमेजिंग, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद आता है एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बैटरीज का, जो आपकी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं एंड यहाँ पर जाकर आप थोड़ा लिंक कर पाते हो कि हाँ, इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेली लाइफ। तो देखो, जैसे हमारे पास आती है बात बैटरीज की, जो छोटे छोटे सेल्स भी आते हैं, ड्यूरासेल की ऐड आती है ना, बैटरीज आती हैं, एवरीडे की आती हैं शायद। तो रिमोट में बैटरीज है, तो कुछ टाइम के लिए वो रिमोट चलता है, फिर आप ऐसे ऐसे करके चलाते हो कि यार रिमोट बंद हो गया चलना, है ना, सबके घरों में ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर वो बैटरी क्या है, दूसरी तरफ आपके फ़ोन में बैटरी है, 5-6 घंटे चला लिया, ख़त्म हो गई, फिर से चार्ज करते हो। कुछ लोग तो 1% होने के जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको यूज़ करते रहते हैं फ़ोन को। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जब तक मेरी फ़ोन की बैटरी 1% ना हो जाए मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो कुछ लोग 50 से नीचे नहीं जाने देते, है ना। सो वो डिफरेंस देख रहे हो दोनों बैटरीज में। ऐसे ही आपके घड़ी में एक सेल डलता है, तो वो सेल डला हुआ है तो काफ़ी महीने निकल जाते हैं। जब सेल रुक जाता है, फिर आपकी जो सेल क्लॉक है वो टाइम दिखाना बंद कर देता है। तो हमारे पास 2 तरह के सेल हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम इनको कर देते हैं डिवाइड इन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल कैटेगरी। चाहे आप इसको सेल बोल दो, चाहे आप बैटरी बोल दो। रिमोट में 2 सेल पड़ते हैं, चाहे बैटरीज पड़ रही हैं, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि प्राइमरी बैटरीज जो हैं वो नॉन रिचार्जेबल हैं, वो क्लॉक्स में डलती हैं, एक बार ख़त्म हो गई, ठीक है। ड्राई सेल मरकरी सेल की एग्जाम्पल है, ये हम करने वाले हैं वन ऑफ दीज। एंड सेकेंडरी में उल्टा क्या है, रिचार्जेबल बैटरीज हैं, बार बार चार्ज हो जाती हैं, रिएक्शन होगा वो देखेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। तो अगर अब आपके पास फ़ोन का नया नया डब्बा हो तो उसके पीछे कभी देखना, या नोकिया फ़ोन हो, या आपके पास कोई फ़ोन बड़ा हो, तो उसके पीछे बैटरी जिसकी निकल जाती है, रीड करना कि उसमें कौन सी बैटरी प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज़ अ टास्क फॉर यू। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी बैटरी की। तो ये है हमारे पास ड्राई सेल, लैग्रांशियस सेल। इसमें अब क्या हो रहा है रिएक्शन, ये देखते हैं। ये जैसे सेल है, आपने कभी देखा है सेल को खोल के उसके ऊपर लिखा होता है, ऐसे जब उसे खोल देते हो तो उसके अंदर एक सिल्वर सी लेयर निकलती है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या रहता है, एनोड का केस रहता है, उसके अंदर एक रॉड सी रहती है जिसके ऊपर आपको जहाँ से कनेक्ट करते हो ना, ऊपर से सेल से बैटरी से 2 वायर्स कनेक्ट करके आप पंखा चला कर देखते हो, तो वो क्या है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। बट इनके बीच में ना एक पेस्ट भरा हुआ है, पेस्ट ऑफ MnO2, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन। ये पेस्ट है उनके बीच में, ठीक है। तो मैंने जब उसको खोलती थी, उसके बीच में से एक ना सिल्वरी एक पेपर सा निकलता था, तो वो रोल हो जाता था। तो मेरे पापा बोलते थे कि दिस इज डेंजरस, है ना। सो उससे नहीं खेलते बिकॉज ये सारे केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक का नेचर क्या है, ऑक्सीडेशन करना। सो जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पर जिंक कंटेनर है एंड कार्बन की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, एनोड पे जिंक है। अब ये क्या होगा रिएक्शन, चलो देखते हैं। हमारे पास जिंक का एनोड पे रिएक्शन क्या रहेगा, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, तो एनोड पे रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा है, MnO2 पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X + 2 × -2, तो X क्या आ गया, 4, X की वैल्यू आ गई 4। एंड यहाँ पर ये क्या जा रहा है, MnOH है जो Mn3 पॉजिटिव स्टेट में है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करा। अमोनियम क्लोराइड से NH4 ने करा, तो यहाँ पर ये अमोनिया रिलीज हो चुका है। जब ये अमोनिया रिलीज होता है तो ये क्या करता है, जिंक के साथ मिक्स होकर एक कंपाउंड भी बना लेता है। ओके, सो ये जिंक के साथ मिलकर ये कंपाउंड भी बना लेता है, तो रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होता है।
ओके, बट वंस दिस रिएक्शन इज डन, जो भी दोनों कंज्यूम हो जाते हैं तो ये रिएक्शन रुक जाता है एंड फिर ये रिएक्शन आप दोबारा से कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास ड्राई सेल लैग्रांज सेल की वर्किंग कि एनोड पे क्या है जिंक, कैथोड पे क्या है कार्बन ग्रेफाइट रॉड एंड दिस रिएक्शन इज हैपनिंग ओवर देयर। ओके, और ये पेस्ट में प्रेजेंट है MnO2 कार्बन के साथ। ओके, तो ये तो प्राइमरी बैटरी की बात है। अब हमारे पास आती है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई सेल, ड्राई लैग्रांज सेल है ना। इट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट इज यूज्ड इन क्लॉक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैग्रांज सेल। बताइए कमेंट सेक्शन में, अरे इससे इजी क्या ही होगा। सो इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट इज ट्रू, it is called Lagrange cell, this is also true, it is used in clock, right, बिल्कुल सही है। it can be recharged again, no it cannot be recharged again। गलती आप लोग कहाँ करते हो, इतना इजी था क्वेश्चन देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हो, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। सो इसके बाद अब बात आती है सेकेंडरी बैटरीज की, जैसे आपके फ़ोन में यूज़ होती हैं ऐसी बैटरीज जो कि बार बार रिचार्ज होती हैं, तो उसमें कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक सिंपल बैटरी की एग्जांपल ली है, दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करती है, यहाँ पर इसमें ये रिएक्शन होता है, चलो मैं रिएक्शन दिखा देती हूँ। ये रिएक्शन हो रहा है, दिस इज डिस्चार्जिंग रिएक्शन, मतलब जब बैटरी यूज हो रही है डिस्चार्जिंग रिएक्शन में ये हो रहा है। तो जब बैटरी खत्म हो जाएगी और आप इसे चार्जिंग पे दोबारा से लगाओगे तो ये सारा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा। जब ऑपोजिट बन जाएगा फिर आपका बैटरी फुल हो चुकी है, अब ये इस साइड जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, दिस विल हैपन। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है इसमें एंड ग्रिड्स है हमारे पास लेड ऑक्साइड के साथ, लेड की ग्रिड्स लेड ऑक्साइड के साथ एंड एनोड हमारी लेड है एंड कैथोड पे क्या है लेड आयोडाइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 38% H2SO4। तो एनोड पे लेड ऑक्साइड जो है ये किस पे है कैथोड पे। ओके, नेगेटिव प्लेट्स लिखा है एनोड पे है। ओके, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर लेड ने इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज करे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पर। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, यही जो लेड ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड ओवरऑल रिएक्शन ये लिखा है। आपको ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत तो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली फिर तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। बट अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आपका टास्क क्या है, यू हैव टू मेमोराइज एटलीस्ट दीज 3 थिंग्स, इलेक्ट्रोलाइट कौन से, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ऑल राइट, एंड यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है इन दी फर्दर डायरेक्शन जब डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी ऑपोजिट। अब आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो ये फिर रिडक्शन हो जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एनोड कैथोड बन जाएगी, कैथोड एनोड। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, दिस इज वाई इट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। ओके, इसीलिए इसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो ऐसी 2-3 और एग्जाम्पल हैं बट आपके लिए दिस मच इज इनफ, ओके, समझने के लिए। डन। अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं आपको सबको पता है भाई, एनवायरनमेंट साइंस सब बचपन से पढ़नी शुरू कर देते हो। 6-7 के बच्चे तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ते हैं कि यार इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, है ना। सो अब आपके लिए टास्क क्या रहता है कि जब रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हो तो हमारे पास आता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है दे आर नॉन रीन्यूएबल, वो रीन्यूएबल नहीं होंगे, वो एक बार खत्म हो गए तो हो गए। तो अभी व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो जो पोल्यूटेड बिल्कुल ना करे किसी चीज़ को एंड रिएक्शन जो है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो उनके लिए फ्यूल सेल्स बनते हैं गल्वेनिक सेल्स। गल्वेनिक सेल्स क्या कर रहे हैं, किसी को याद हो हमने करे हुए हैं गल्वेनिक सेल, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, आप रिएक्शन कैरी आउट करके एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो सपोज एक ऐसा रिएक्शन कैरी आउट करें जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ओपनहाइमर मूवी देखी होगी, उसमें यही तो है एटॉमिक बॉम्ब का, है ना। सो कंसेप्ट क्या रहता है, यही कि बहुत सारे सेल सीरीज में लगा दें तो वो फ्यूल सेल का काम करते हैं।
ठीक है। तो उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में भी है, दिस सेल, ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल है ये। कैसे प्रोसीड करता है, लेट्स जस्ट लर्न। सो इसको सेटअप को समझते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, एक हमारे पास सेल का सेटअप है। हाइड्रोजन गैस इधर से आ रही है, ऑक्सीजन गैस इधर से आ रही है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास वाटर रिलीज हो रहा है। जो वाटर रिलीज हो रहा है, जब ये रिएक्शन होता है, इट इज एक्सोथर्मिक, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज़ करा था इसी रिएक्शन को। एंड ये जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये फिर जब रॉकेट स्पेस में जाते हैं तो ये एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एज वेल। ओके, तो ये रिएक्शन के दो काम है और इसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ वेरी क्लीन एंड ये 70% एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू जो भी हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ होते हैं, जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं कि हाँ इस सेल से इतनी एनर्जी, बट इससे 70% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मैम फिर इसे क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ वेरी मच लाइक वो ऐसी गैस है, हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ गैस जिसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोरेज इज अ वेरी टीडियस टास्क फॉर दिस। एक गैस सिलेंडर फटता है, सोचो गैस सिलेंडर फटे तो क्या होगा, घर पूरा तबाह हो जाएगा, है ना, आग लगेगी। हाइड्रोजन गैस उससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लोजन कॉज करता है। हिरोशिमा नागासाकी में ओपनहाइमर में जो दिखाया है उसमें हाइड्रोजन गैस ही यूज़ हुई थी एटॉमिक बॉम्ब में। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास जो कैथोड है वहां पर, पहले एनोड देखते हैं हमेशा की तरह। एनोड पे हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, एनोड नेगेटिव। हाइड्रोजन गैस ने क्या करा है, पानी में से, वहां पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर उसने गेन करे हैं OH नेगेटिव आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब ऑक्सीजन क्या कर रही है, वाटर के साथ ऐड होकर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है एंड 4 हाइड्रोक्सिल आयंस बना रही है। फिर वही यहाँ पर ऐड हो रहे हैं एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये रिएक्शन आगे आगे हो रहा है एंड इट इज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ वाटर इन द रिएक्शन। ओवरऑल क्या हो रहा है, हम अगर कैंसिल कर दें इस चीज को तो 4OH के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रही है, रिडक्शन, एंड वाटर हाइड्रोजन क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वाटर बन रहा है, जैसे ही बन रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये है फ्यूल सेल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। ये चीज़ें याद रहती हैं, भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में थम्स अप देना मत भूलिए। अब आता है सबसे इजी टॉपिक, इतनी कहानियां बना सकते हो ना इस टॉपिक पे, इसको देखकर पता चल रहा है आपको कि क्या है ये, करोजन, रस्टिंग। करोजन यूज करते हैं जब कॉपर की भी बात होगी, सिल्वर की भी बात होगी, हम आयरन की बात करेंगे, क्योंकि करोजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम कर रही है। कैसे देखते हैं, करोजन तो पता है ना, रस्टिंग हो जाती है, कार्स खराब हो जाती हैं, अलमारी खराब हो जाती है। अभी तो बारिश का मौसम है तो देखना कभी छत पे जाके जो पुरानी साइकिल गिरी पड़ी होगी उसको सबसे ज़्यादा जंग लगा होगा। बट रूम में जो अलमारी पड़ी है, मम्मी दहेज में लाई थी, तो वो अभी तक रूम में पड़ी है और वो सबसे ज़्यादा ठीक है क्योंकि वो अंदर है। बट वो छत पे पड़ी है, साइकिल टूटी हुई, पानी आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ पर अवेलेबल है, मॉइस्चर है, तो रस्टिंग हो गई। कैसे हो रही है, अब होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, पहले हम देखते हैं रिडक्शन प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास किसी आयरन का सरफेस है, आयरन के सरफेस पे वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लेगा, मतलब पानी होगा, या वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगी। सो व्हाट हैपन्स, वो ऑक्सीजन पानी से थोड़ा सा लेकर हमारे पास वाटर प्रोड्यूस करेगी, और है ना, और जैसे ही यहाँ पर ये होगा साथ के साथ आयरन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक प्रोसेस हो जाएगा, है ना। सो आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और फिर ऑक्सीजन गेन कर रही है एंड वाटर बना रही है। तो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होती है, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग। आयरन जब वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, फिर ये आगे जाके और डिकम्पोज हो रहा है। तो हमें तो ये रिक्वायर्ड था ना, आयरन की स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, बट हमारे पास ये आयरन ऑक्साइड आ रहा है विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आयरन इज स्ट्रांग,
अगर अभी अभी पुल टूट जाते हैं, कितने सारे पुल जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि घटिया मटेरियल यूज़ करते हैं वो, है ना, वो उसकी ध्यान नहीं रखते। प्रिकॉशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये थोड़ी चाहिए था, हमें नॉर्मल आयरन चाहिए था, ऐसा वाला नहीं चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। इट इज़ अ वेरी लाइक सीरियस टॉपिक बिकॉज जो कार्स हैं, सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज दे डिपेंड अपॉन आयरन, है ना। गैराज में कितना जंग लगा होता है चीज़ों को। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ये एक्चुअल में बचा कैसे सकते हैं। सबके मुंह पे एक चीज रटी होती है, दैट इज गैल्वनाइजेशन। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आयरन के सरफेस पे करोजन क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ कांटेक्ट है। छत पे पड़ी साइकिल के ऊपर कितनी बारिश हो रही है, वहां पर ऑक्सीजन है, वहां पे मॉइस्चर है, ऑब्वियसली होगी। रूम में पड़ी हुई वो जो अलमीरा है उसके ऊपर वो नहीं आ रही चीज़ें, उसके ऊपर ना ही तो मॉइस्चर आ रहा है, ना ही वहां पर पानी गिर रहा है उसके ऊपर, इसीलिए वो बची हुई है और उसको पेंट करा हुआ है। तो आप उसको पेंट कर सकते हो, तो एक पेंट की लेयर बन जाएगी। तो ऑक्सीजन एंड वाटर आके वहां पर रिएक्ट नहीं कर सकते। अब ऑक्सीजन एंड वाटर आके उसके साथ कनेक्शन काट दिया हमने। नेक्स्ट, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस कर दोगे या ऑयलिंग कर दोगे, सेम ही चीज होने वाली है। आप फिर करते हो गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मतलब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हो। अब जब जिंक की कोटिंग होगी, जिंक की कोटिंग मतलब अब जहां पे आयरन रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, वहां पर जिंक रिएक्ट कर रहा है। सो कि इसी वजह से आयरन की करोजन जो है वो रुक जाती है। अलॉइंग मतलब कुछ ऐसी अदर मेटल्स ऐड कर दो जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, ठीक है। एंड पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटिंग अगर कर देते हो, सबसे इजी तो यही है कि पेंट कर दो सरफेस को। आयरन के अलमीरा को अच्छे से पेंट करा हुआ है, इसीलिए उसको करोजन नहीं हो रही, बट कुछ सालों बाद वो हट जाएगा पेंट, तो आपको दोबारा दोबारा पेंट करना पड़ता है। ओके, सो इस रिएक्शन का ख्याल रखना है कि क्या हो रहा है। आयरन टोटली कन्वर्ट हो रहा है आयरन के ऑक्साइड में, तो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इस प्रोसेस की वजह से ये जो है हमारे पास रस्टिंग हो रही है। आयरन के लिए हम करोजन को रस्टिंग कहते हैं। ओके, सो विद दिस आर ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारे क्लॉक्स में, आपके फोन्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज हो रही है ना। तो आज का लेक्चर समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए क्या क्या करा था कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। वी स्टार्टेड टुडेज लेक्चर विद मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कि कैसे ये डिक्रीज इंक्रीज हो रही हैं विद इंक्रीज इन डिल्यूशन। जैसे मैंने पानी डालना शुरू करा, कौन डिक्रीज कर दिया कौन इंक्रीज, अभी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद हमने करा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, कि कैसे इनके लिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, उसको एक्सट्रापोलेट करके हम दो चीजें निकाल लेते हैं। एक तो हमारे पास डी बाय हक्कल इक्वेशन आती है, और दूसरा मेरे पास आता है व्हाट इज सेकंड वन, सेकंड वन इज आवर कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद हमने करा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके फैराडेज लॉ। ओके, एंड हमने सेल्स की बात करी जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड की मोल्टन स्टेट में एंड एक्वस स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं, या हमने करा था कि कौन सा कॉपर की प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वी ऑल्सो डिड। एंड लास्ट वन वी डिड एंड लर्नड अबाउट बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। उसके बाद लास्ट में हमने करा है करोजन टॉपिक, जगह नहीं बची है बट करोजन टॉपिक करा है। आज के लिए ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है, बट ये सारे थे जस्ट टू मेक यू फील लाइक कंफर्टेबल विद द टॉपिक, एंड ये बेसिक्स क्लियर करने वाली चीज़ है। अब जितने इसके क्वेश्चंस कर लो उतने कम है, ठीक है। और इसको फॉलो कर लो, इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड अब हम मिलेंगे विद सम वन शॉट वीडियोस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, तो तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। एंड एक सरप्राइज इज ऑल्सो देयर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल फॉर मोर अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय बाय।